उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो पहला आपका टॉपिक है राधा कृष्णन आयोग। तो दोस्तों, आपने राधा कृष्णन आयोग को बीएड की पढ़ाई के दौरान इसको विस्तारपूर्वक पढ़ा होगा और इसके बारे में यूट्यूब में जो यूट्यूबर हैं उनने अच्छे अच्छे वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन मैंने इस टॉपिक को सरल भाषा में और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब अधिक समय न लेते हुए अब हम अपने मेन टॉपिक राधा कृष्णन आयोग की ओर लौटते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जो राधा कृष्णन आयोग है वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गठित शिक्षा आयोग है और यह एक ऐसा आयोग था जिसकी नियुक्ति स्वतंत्रता के बाद की गई, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा में जो गिरावट आ गई थी उसका निराकरण करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। और ये जो आयोग है इसकी जो नियुक्ति की गई उसकी जो तिथि है वो 4 नवंबर 1948 को इसकी नियुक्ति हुई। ये जो रिपोर्ट आई 25 अगस्त 1949, तो गठन के 1 साल बाद, अर्थात इसका गठन 1948 में होता है और इसकी जो रिपोर्ट आती है वो 1 साल बाद 1949 को। तो कभी कभी जब एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया गया, कभी कभी विकल्प इस रूप में भी होता है कि 1948 1949। तो कभी कभी इसमें इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, इसकी नियुक्ति की तिथि, और कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कब, इसकी जो सिफारिश है वो कब मान ली गई, या इसकी जो सिफारिश है कब प्रस्तुत की गई। तो सबसे पहला इसमें जो आपकी जो नियुक्ति की जो डेट है वो 4 नवंबर। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि जो नियुक्ति में 9 शब्द जुड़ा है, या जब इस आयोग को गठन किया गया तो इसकी नियुक्ति में भी 9 शब्द है और इसके गठन में भी 4 नवंबर था, नवंबर से 9 शब्द इसमें जुड़ा है। तो 9 से नवंबर और 9 से नियुक्ति, अर्थात नवंबर और नियुक्ति आपस में मैच कर रहा है। और इसमें 4 याद कर लेना, 4 नवंबर और 1948। तो हम छोटे छोटे जो कल्पनाएं करके या छोटे छोटे उसकी किसी से तुलना करके हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास 4 विकल्प होते हैं। उन 4 विकल्पों के आधार पर आपको ये पता चल जाता है कि जो आपने इमेज बनाई होती है या जो कल्पना की होती है उससे आप आसानी से इसको सही कर सकते हैं। अब जैसे ये रिपोर्ट आई, कब आई? अगस्त 25 अगस्त और 1949 को। अब ये रिपोर्ट आई, औ से आई और औ से अगस्त। तो 25 अगस्त 1949 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसे छोटे छोटे कल्पना के रूप में जो संबंध किसी न किसी से जोड़ते हुए यदि याद करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो राधा कृष्णन आयोग है उसका जो गठन हुआ या इसकी जो नियुक्ति हुई वो 4 नवंबर 1948, और जब ये रिपोर्ट पेश की गई, या ये रिपोर्ट कब आई? ये रिपोर्ट आई थी आपकी 25 अगस्त 1949 को। जो ये रिपोर्ट बनाई गई और इस राधा कृष्णन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें 747 पृष्ठ जुड़े हैं। तो हालांकि ऐसे की चीज़ें एग्ज़ाम में तो नहीं आती हैं, लेकिन मैं आपको इस फैक्ट को भी याद करा देता हूँ कि जो इसमें जो पृष्ठ थे वो 747 थे।
इसको याद करने का तरीका ये है कि जो राधा कृष्णन में राधा और कृष्ण दो शब्द जुड़े हैं, राधा कृष्ण आयोग में राधा और कृष्ण दोनों दो शब्द जुड़े हैं, और राधा और कृष्ण क्या होते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तो 747 में भी आप गौर से देखें कि आगे भी 7 है और पीछे भी 7 है, हालांकि बीच में 4 है। 747 तो आगे 7 और पीछे 7, तो राधा और कृष्ण क्या थे, साथ साथ थे। तो साथ साथ में जो 7 अंक है वो उसको 7 शब्द से आप जोड़ सकते हैं, तो 747। तो इसके बाद जो रिपोर्ट थी, और ये 15 अध्यायों में इसका विभाजन किया गया था। इसमें कितने अध्याय थे, 15 अध्याय। आप इस फैक्ट को भी याद कर लें कि राधा कृष्ण आयोग में कितने अध्याय थे, 15 अध्याय। तो ये संभावित क्वेश्चन कुछ बन भी सकते हैं, हालांकि उतने इम्पोर्टेंट नहीं मानता मैं इनको, लेकिन आप एक बार इसको देख लें। और अब हम बात करते हैं कि जो राधा कृष्णन आयोग है, इसमें जो मुख्य सिफारिशें क्या थी। तो इस सिफारिश में, जैसे इसकी जो सिफारिशें हैं, उसमें सबसे पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई। तो इससे पहले 2015 में जो लोक सेवा आयोग उत्तराखंड का पेपर हुआ था, उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा भी है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। तो ये राधा कृष्ण आयोग ने दिया था। तो आप जब भी आपके पास मैटर है, आप इसको अच्छी तरह पढ़ें, तो आप संभावित क्वेश्चन खुद बनाएं। खुद संभावित क्वेश्चन आपने सोचने हैं। और जो ये सबसे पहले जो सिफारिश थी इसमें, ये विश्वविद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना, और दूसरा स्त्री शिक्षा पर बल, और इसके अलावा धार्मिक शिक्षा पर भी इसने अपनी सिफारिश दी थी। और इसके अलावा इसने ये भी सिफारिश दी थी कि जो विश्वविद्यालय हैं उनको समवर्ती सूची में रखा जाए, जिसका देखरेख राज्य और केंद्र दोनों करें। तो आपको पता, आपने संविधान पढ़ा होगा, संविधान में 3 क्या होती हैं, 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में तो केंद्र अपना कानून बनाता है, और राज्य सूची में राज्य सरकार है, और समवर्ती सूची में जो आपका दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। तो 1976 में 76 से जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में चले गया है। तो पहले ये प्रावधान नहीं था। तो विश्वविद्यालयों को राधा कृष्ण आयोग ने क्या किया था, ये सिफारिश दी थी कि इसको समवर्ती सूची में रखा जाए। लेकिन आज संपूर्ण जो एजुकेशन का जो ढांचा है वो समवर्ती सूची में है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कब से, 1976 से। और 1976 अर्थात 42वां संविधान संशोधन इसके लिए हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसमें ये 4 प्रकार की क्या हैं, 4 प्रकार के जो प्रावधान। नंबर 1 ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना, और धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, और जो विश्वविद्यालय शिक्षा का जो ढांचा है उसको समवर्ती सूची में रखने का सुझाव। तो इसको ये एक हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब ट्रिक ये है कि जो राधा कृष्ण आयोग है उसमें राधा भी जुड़ा है और कृष्ण भी जुड़ा है। तो राधा और कृष्ण दोनों, जो राधा कृष्ण जो भगवान हैं, तो इसमें आप ये तुलना कर सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों गांव में रहते थे। जैसे कृष्ण भगवान गोकुल में रहे और जो राधा हैं वो बरसाना में रहती थी। तो दोनों गांव में रहती थी और दोनों ने ये तय किया कि हम गांव में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और उच्च शिक्षा के लिए गांव में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। तो तभी ट्रिक में भी ये शब्द आ चुका है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो राधा कृष्ण आयोग में की। अब ये सिफारिश तो मान ली गई, और फिर इसके बाद ये भी सिफारिश की गई कि राधा और कृष्ण ने ये तय किया कि लोग हमारी भक्ति करते हैं तो गांव में ही क्या किया जाए, धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। राधा और कृष्ण किससे जुड़े हैं, धार्मिकता से जुड़े हैं, तो धार्मिक शिक्षा की बात इसमें आई। ये ट्रिक भी आपका मैच कर रहा है। फिर इसके बाद
स्त्री शिक्षा का प्रावधान था। अब राधा ने कहा कि मैं कृष्ण के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ और विश्वविद्यालय जा रही हूँ, क्यों ना गांव की सभी जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो भी, उनके लिए भी क्या हो, एक स्त्री शिक्षा का प्रावधान हो। तो स्त्री शिक्षा भी इसमें जुड़ गई। और इसके बाद एक प्रावधान और आया। एक प्रावधान ये था कि कुछ कट्टरपंथी थे उस समय गांव में, उस समय कट्टरपंथी भी थे। तो कट्टरपंथियों ने स्त्री शिक्षा का विरोध किया। तो जब विरोध हुआ, विवाद बढ़ा, तो राधा कृष्ण ने तय किया कि ये जो मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा नहीं है, इसको आप स्मृति सूची में रख दिया जाए। तो 4 ये फैक्ट हैं, ये 4 के 4 फैक्ट आपका ग्रामीण विश्वविद्यालय, स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और शिक्षा को, विश्वविद्यालय शिक्षा को स्मृति सूची में रखने का प्रावधान, ये सभी एग्जाम में आ सकते हैं। इनको आप, इन फैक्टों को आप याद करें। अब इसके बाद हम, ये आपका जो कुछ सिफारिशें थी और कुछ अन्य सिफारिशें इसमें और हैं। जैसे इस आयोग में एक चीज़ को और बढ़ावा दिया कि इसमें ये प्रावधान था कि एनसीसी की स्थापना की जाए। हालांकि एनसीसी की जो स्थापना है 1948 में हुई, और जो ये रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट कब आई? ये रिपोर्ट आई आपका 1949 में। लेकिन इस रिपोर्ट में भी इस एनसीसी की स्थापना के गठन पर बल दिया गया था। हालांकि इम्पोर्टेंट है, एनसीसी या नेशनल कैडेट कोर की जो स्थापना हुई वो 1948 में हुई। ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो आज, तो इसके अलावा जो सायंकालीन जो क्लासें आज संचालित हो रही हैं, इसकी सिफारिश भी राधा कृष्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे भी आप याद कर लीजिए। अब हम बात कर रहे थे कि जो राधा कृष्ण आयोग है, उसमें एक अन्य प्रावधान ये था कि इसमें शिक्षण संकाय की स्थापना पर जोर दिया गया। तो आज भी जो फैकल्टियाँ हैं, जो कैंपस एरिया आज देख रहे होंगे आप, जहाँ शिक्षण संकाय चलते हैं, इस पर भी जोर राधा कृष्ण आयोग ने दिया। क्योंकि राधा कृष्ण आयोग क्या था, उच्च शिक्षा के सुधार के लिए बना था। और जो उन्होंने, जो शिक्षक हैं, उनके भी 4 कैटेगरी की थी। सबसे ऊपरी पायदान पर प्रोफेसर नाम का पद होता था, और उसके निचले पायदान पर पाठक, और उसके निचले पायदान पर व्याख्याता, और उसके निचले पायदान पर आपका प्रशिक्षक। ये 4 प्रकार के पद, प्रोफेसर, पाठक और व्याख्याता और प्रशिक्षक, ये सब, इन सब की जो सिफारिश की थी वो भी राधा कृष्ण आयोग ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप नोट कर लें। जब आप नोट करते हैं, आप काफ़ी और पेन अपने पास रखें, और आप जो भी आपको फैक्ट पता नहीं है, जो याद नहीं हो रहा है, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस आयोग में इस बात का प्रावधान भी था कि जो साप्ताहिक जो पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, शिक्षण कार्य कितना होना चाहिए साप्ताहिक, इसके लिए भी प्रावधान दिया गया। इसके लिए 18 घंटे निश्चित किए गए। और इसके बाद का जो प्रावधान था वो था आपका शिक्षण सत्र। शिक्षण सत्र कितना होना चाहिए? तो शिक्षण सत्र जो होना चाहिए था वो 180 घंटे। ये इसके बाद जो शिक्षक थे वहाँ पर, उनके रिटायरमेंट की एज भी इसमें इंक्लूड की गई कि जो प्रोफेसर या जो पाठक या जो अन्य जो विश्वविद्यालय से जो जुड़े शिक्षक थे, उनके रिटायरमेंट की एज 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष की गई। इसी प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या भी इसमें जोड़ी गई। जो विश्वविद्यालय होंगे, जो मुख्य विश्वविद्यालय होंगे, और उसमें जो स्टूडेंट होंगे वो 3000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो संबद्ध, उससे जुड़े जो डिग्री कॉलेज होंगे, महाविद्यालय होंगे, वहाँ पर स्टूडेंट जो होंगे वो 1500 से अधिक ना हो। ये दोनों चीज़ें जोड़ी गई। विश्वविद्यालय, मुख्य विश्वविद्यालय में 3000 स्टूडेंट से अधिक ना हो, और जो संबद्ध डिग्री कॉलेज या महाविद्यालय है उसमें आपका 1500 से अधिक स्टूडेंट
ना हो। इसके बाद जो शिक्षा का जो स्तर है वो उसमें 3 प्रकार होंगे। शिक्षा के स्तर में 3 प्रकार, जैसे कि इसमें जो पहली जो शिक्षा होगी वो स्नातक की होगी। स्नातक की जो शिक्षा होगी वो 3 वर्ष की होगी, और जो स्नातकोत्तर जो पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा होगी वो कितनी होगी, वो 2 वर्ष की होगी। इसके अलावा जो शोध की जो शिक्षा होगी वो कम से कम 2 वर्ष होंगी, और 2 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। जैसे आज आप देखते हैं कई लोग क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं, तो 4-5 साल भी लग जाते हैं। हालांकि उसमें भी ये भी जोड़ा गया कि 2 वर्ष न्यूनतम होगी और उससे अधिक भी ये चल सकती है। अब इससे पहले एक चीज़ और जोड़नी थी, वो थी कि जो परीक्षा का स्तर उठाने के लिए इस आयोग में जो कैंडिडेट हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनकी श्रेणी भी निश्चित कर दी गई। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए 70% और 55% और 40% ये निश्चित कर दी गई कम से कम। जैसे जो परीक्षार्थी जिनके 70% से अधिक होंगे वही फर्स्ट डिवीजन का हकदार होगा, और जिनके 55% से अधिक और 70 से कम होंगे वो सेकंड, और जिनके 55 से कम और 40 से अधिक होंगे वो थर्ड डिवीज़न में उनको रखा जाएगा। तो ये डिवीज़न के आधार पर और का जो उद्देश्य था ताकि जो परीक्षा का स्तर सुधरे। अब साथ ही साथ इसमें 3 श्रेणियों की सिफारिश दी, और पहली जो श्रेणी है आपकी कला, दूसरी विज्ञान, तीसरा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एक ही श्रेणी में रखी थी। तो जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा है वो उसमें 6 उपश्रेणियाँ थी। इन 6 उपश्रेणियों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक और है। जो उपश्रेणियाँ थी उसकी जो ट्रिक है, उसकी ट्रिक है कृषि, सिंचाई का कानून, वाणिज्य। कृषि, सिंचाई का कानून, वाणिज्य। तो इसको आप ऐसे याद करने की याद हो जाएगा। तो इसमें इस ट्रिक को हम खोलते हैं। कृषि से बनता है कृषि, अर्थात कृषि शिक्षा। नंबर 1 कृषि शिक्षा, नंबर 2 सिंचाई में तीन चीज़ें जुड़ी हैं, और 3 चीज़ें आपकी सी से आपका शिक्षक शिक्षा, और चा से आपका चिकित्सा शिक्षा, ई से आपका इंजीनियरिंग तकनीकी शिक्षा, और इसके बाद जो आपका कानून वाणिज्य है, में कानून से कानून शिक्षा और वाणिज्य से वाणिज्य शिक्षा। हालांकि आज मुख्य संकाय के रूप में जो श्रेणी के रूप में वाणिज्य आज है में है, लेकिन उस समय जो राधाकृष्ण आयोग था उसमें इसको उप श्रेणी में डाला गया, किसके, व्यावसायिक शिक्षा के। तो इसके अलावा इस आयोग में जो विश्वविद्यालयों के स्तर को उठाने के लिए सहायता के रूप में, अनुदान के रूप में एक प्रावधान रखा गया कि हमें सरकार की ओर से कुछ प्रावधान मिलने चाहिए, या एक ऐसी संस्था हो जो विश्वविद्यालयों के रखरखाव के लिए अनुदान प्रदान करे। तो ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जिसको यूजीसी कहते हैं, उसकी सिफारिश को मान लिया गया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आयोग में यूजीसी की सिफारिश की गई, तो राधाकृष्ण आयोग में। और ये हालांकि ये रिपोर्ट 1949 को प्रस्तुत की गई, लेकिन जो यूजीसी की जो स्थापना होती है वो होती है आपकी 1953 में, और इसी यूजीसी को 1956 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो ये राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशें थी। आज का ये वीडियो यहीं तक था, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।